Can I start? Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. So we were doing the chapter breathing and exchange of gases जहाँ पे हमने यूनिट की इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट के बारे में और चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो वन टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. आज हम सही मायने में चैप्टर के अंदर जंप करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सच एन अमेजिंग टॉपिक एंड ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियो का कौन सा टॉपिक अमेजिंग नहीं होता है ना. तो पिछली वीडियो की तरह ही सब कुछ नोट्स बनाएंगे, मैं लर्न कराऊंगी. वी हैव वेरी अमेजिंग डायग्राम्स होने वाले हैं आज हमारे. ये मैं पीवाईक्यूज भी लाई हूँ जो हम आज 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उन सब के पीवाईक्यूज एंड आल्सो सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू शो यू कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सब पीवाईक्यू नहीं है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हटके हैं. और आल्सो एनसीईआरटी तो है ही भाई, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है हमारा. तो हम पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे, पीवाईक्यू करेंगे एंड नोबडी कैन स्टॉप अस टुडे. ठीक है, तो शुरू करें फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो एक काम करते हैं, जो हमने कल करा था ना उसको एक 5 मिनट का रिकैप देके चलते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा ह्यूमन फिजियो के बारे में. फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन व्हिच आर परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी. लॉजी मतलब स्टडी, मैंने तुम्हें डिकोड करने के लिए बताया है कि स्टडी यानी कि लॉजी एंड लॉजी यानी कि स्टडी. फिर रिडक्शन इज बायोलॉजिस्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो. ये बात उन्हीं को समझ आएंगी जिन्होंने लेक्चर 1 देखा है. सो गो वॉच इट राइट नाउ इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट. ठीक है, अल्फोंसो कॉर्टायो के बारे में हमने बात करी, जो साइंटिस्ट थे. साइंटिफिक स्टडी इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स करा उन्होंने. देन ही जम्प्ड ऑन द रिसर्च ऑफ द मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम और उन्होंने वहां पे कॉक्लिया को डिस्कवर करा. कॉक्लिया में उन्होंने देखा कि वहां पर उसके बेसिलर मेम्ब्रेन पर जो हेयर सेल्स हैं वो साउंड वाइब्रेशंस को न्यूरल सिग्नल्स में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, क्लास स्टार्ट हो और बेल ना बजे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, चैप्टर हाँ ओके. फिर मैंने तुम्हें इसकी वेटेज बताई, 8 मार्क्स की वेटेज है. और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का साफ साफ सा फर्क है कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी. O2 is used to break down the food indirectly. इनडायरेक्ट यूज होता है और जो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को और सिंपलर में तोड़ते हैं तो उससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है. रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट नाउ वी आल्सो नो दैट इट इज एक्चुअली एम्फीबॉलिक प्रोसेस. तो कैटाबॉलिक मतलब कट 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 एंड एनाबॉलिक मतलब आना आना, तो जुड़ के बड़ा बन जाना. ठीक है, और डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं, स्किन, क्यूटेनियस, लंग्स, पल्मोनरी एंड गिल्स, ब्रेंकियल. और क्यों होता है उसके 2 रीजंस फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो. हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट, ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिना देखे अब हो जाना चाहिए. ठीक है, फटाफट से रिकैप ले रहे हैं हम. बी एक्टिव एंड आई थिंक आई हैव टू चेंज द टाइमिंग ऑफ शूटिंग द वीडियो क्योंकि बर्तन वाली आंटी किसी टाइम आती है. पॉलीफेरा स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेटा. कोई नहीं, इग्नोर इग्नोर द वॉइस. जब ध्यान मेरी बातों पे होएगा तो पीछे की आवाज सुनाई नहीं देगी, तो इग्नोर व्हाट इज द बर्तन धुलिंग बिहाइंड. बिहाइंड नहीं, इन द फ्रंट, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो पॉलीफेरा स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट्स एंड निडेरियंस, एस्केलमेंथीज राउंड वर्म्स, प्लेटीहेलमिंथीज फ्लैट वर्म्स. इन सब का कैसा होता है? थ्रू बॉडी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये रिस्पायर करते हैं. एनालिड्स जो है उसमें हमारे अर्थवर्म्स और नेरीज आ जाते हैं. अर्थवर्म हमारे क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल से स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पिरेशन को, और नेरीज पैरापोडिया से करते हैं. आर्थ्रोपोड्स में मेरे पास आ जाते हैं क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, कॉकरोच, एरेक्निड्स. क्रस्टेशियंस जो होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, इसलिए वो गिल्स से करते हैं. इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोच वो ट्रैकिया से करते हैं, इनके पास स्पाइरिकल्स होते हैं. एंड ऑल्सो द कनेक्टिंग बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड ऑफ देयर बॉडी इज हीमोलिम्फ. और हीमोलिम्फ का रेस्पिरेशन में भी काम है एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फूड में भी काम है. एरेक्निड्स जो है ये बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं एंड ऑल्सो द स्कॉर्पियोज रिस्पायर थ्रू बुक लंग्स. सिल्वर फिश थ्रू ट्रैकिया, डॉल्फिन थ्रू लंग्स एंड सी स्क्वाड थ्रू फेरेंजियल गिल्स. ये 4 मैंने तुम्हें अभी बता दिए. ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स लैंड जो है वो लंग्स से करते हैं. और मोलस्क्स जो हैं उनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं ऐसे से, जिनका नाम टेनिडिया होता है. ठीक है,
फिर फिश जो है वो गिल से करती हैं और उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन एफिशिएंटली होती है। ये पीवाईक्यू में भी आया था। फ्रॉग लैंड पर तीनों से करता है, स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, लेकिन वाटर में ओनली स्किन। बर्ड्स एयर सैक्स होते हैं जो कि नॉन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लेकिन वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जिसमें फिशेस हमारी गिल से करती हैं और सब लंग्स से करते हैं। और हमारे लंग्स में एक रेजिडुअल एयर कैपेसिटी होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे रेस्पिरेशन। ये सब हमने कल करा था एंड जस्ट इन 5 to 6 minutes वी हैव रिवाइज्ड ऑल दिस। और अब हम शुरू करते हैं। छोटू सा इतनू सा पानी पी लूं मैं, छोटू सा पानी, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं अपना एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडे। जैसे कल हमने बिल्कुल परफेक्टली एक एक चीज कवर करी थी वैसे ही आज कवर होगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। कंटेंट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, ये जो हमने कल करा पीवाईक्यू, एनसीईआरटी रीडिंग नोट्स, ये सब हम करेंगे। बट अटेंशन, व्हाट इज न्यू टुडे इज, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ मैं उसे 3D में दिखाऊंगी। यस, यू हर्ड इट राइट। हम उसको 3D में भी देखेंगे। जो जो मैं पढ़ाऊंगी मैं उसको दिखाऊंगी भी ताकि तुम उसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में इमेज फीड हो जाए कि अच्छा ऐसा है। ठीक है। तो इसी एंथुजियाज्म के साथ हम शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे रे रे रे, क्या हो गया? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना, बिफोर जस्ट गेटिंग इनटू द टॉपिक, हम समझेंगे कि कहाँ से क्या जा रहा है। पूरा तुम्हें पता है नाक से शुरू होती है हमारी रेस्पिरेशन और वो टिल डाउन लंग्स तक कैसे पहुंच रही है, वो पूरा का पूरा एक रोड मैप अब मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है। तो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज एंड फ्रेश पेज, जो भी कर रहे हैं कॉपी और रजिस्टर में काम, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फुल टेबल बनेगा। मेरे भी रजिस्टर में पूरा एक टेबल फुल पेज लेगा इसमें, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट पेज तो मैं चेंज करूंगी पेज, बट यू ट्राई टू डू इट ऑन द सेम पेज ओनली। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट मी राइट डाउन पूरा का पूरा टेबल और फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हमारा कंसंट्रेशन एक ही चीज पर रहे। ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर। एक और काम कर सकते हैं हम, अब तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, फैरिंक्स। पूरा लर्न करने की भी तरकीब बताऊंगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैरिंग्स और फैरिंग्स में पहले कौन आता है। तो जो मैंने लाइन बोली ना उसमें ही इसका हिंट छुपा हुआ है कि पहले कौन आता है। ठीक है। फिर आएगा ट्रैकिया विच इज आवर विंड पाइप, विंडी पाइपी। ठीक है। एंड देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना बिल्कुल। इसमें डो नॉट शो कंजूसी ऑफ द पेज। ऐसा नहीं कि आधा टेबल यहाँ लिख दिया आधा यहाँ लिख रही हूँ, आगे मैं लिखवाऊंगी चीज इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar ducts, alveolar ducts, and finally alveoli. This is your whole table of human respiratory system. अब हम एक बार इसको पढ़ते हैं और साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है मैं लिखवाऊंगी।
थोड़ी-सी यहाँ लिखवाऊँगी, फिर थोड़ी-सी बाद में आएगी, फिर थोड़ी बाद में आएगी। यही है आज का टॉपिक, हमें इसी के बारे में और जानना है, ठीक है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले तुम खुद की बॉडी से देखना शुरू करो, ठीक है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, ये जो तुम्हारे 2 नोस्ट्रल्स हैं एक्सटर्नली, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। फिर अंदर से हमारा एक नेज़ल पैसेज जाता है, ये मेरे नोस्ट्रल्स हैं। कैसे तीखे हैं, मैं चील थोड़ी हूँ। ये मेरे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं। यहाँ से मेरा एक पैसेज जाएगा, नेज़ल पैसेज। नेज़ल से पता ही लग रहा है, नाक से रिलेटेड है, नोज़, नेज़ल सेम सेम। फिर चैम्बर आता है, नेज़ल चैम्बर। फिर आता है फेरिंक्स। क्या आता है? फेरिंक्स। फिर आता है लैरिंक्स। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भाई फेरिंक्स पहले आता है या लैरिंक्स? तो मैंने बड़ा ना सिंपल सी चीज बना रखी है। क्या लिखा मैंने? पहले। हमारा क्वेश्चन यही तो है कि पहले कौन आता है। तो तुम लिखो, पहले ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे मैं पंजाबी वाला एक्सेंट छोड़ दिया कि छो शो। इट्स नॉट माय फॉल्ट, हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो पहले क्या आता है? फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स। इजी, पहले में ही है जवाब। मैंने कह दिया था, जो मैंने कहा है उसी में जवाब है। तो पहले फेरिंक्स आएगा, फिर लैरिंक्स आएगा। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स क्या है? कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज। किस किस का? खाने का, हवा का, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज रहता है। फिर लैरिंक्स जो है हमारा साउंड बॉक्स, इसके बारे में यही लिखवा दो। लैरिंक्स आता है फिर, जो कि हमारा साउंड बॉक्स होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन होता है। इससे क्या होता है? साउंड, साउंड प्रोडक्शन होता है। और क्या होता है ना, साउंड प्रोडक्शन, कहाँ लिखूं? इसको छोटा कर देते हैं हम थोड़ा, ठीक है? साउंड प्रोडक्शन जो ये होता है, इसमें प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी में जब प्यूबर्टी हिट करती है, तब गर्ल्स और बॉयज में ना डिफरेंट सीन चल रहा होता है, ठीक है? जैसे कि गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो कम होता है, और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, उसका लेवल ज्यादा होता है। तो गर्ल्स की जो वॉइस है ना, वो हाईली पिच्ड हो जाती है और इनकी डेंस हो जाती है। तो ये करवा कौन रहा है? कौन करवा रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन, विच इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड मेनली एट प्यूबर्टी। अब किसी किसी को लगता है कि गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। द थिंग विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बॉयज में अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, गर्ल्स में थोड़ा कम रह, थोड़ा नहीं काफी कम रहता है, ठीक है? तो टेस्टोस्टेरोन इनमें कम है, इसलिए हमारी वॉइस की वाली होती है। सो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द हार्मोन्स व्हिच आर प्लेइंग विद अस। और बॉयज का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ज्यादा है, इसलिए उनकी आवाज बहुत डेंस और सीरियस हो जाती है। तो ठीक है, ओके। फिर ट्रैकिया या विंड पाइप में क्या आ जाता है हमारा? ऑब्वियसली यहाँ से एयर पास करेगी, ठीक है? एयर पास करेगी, और ट्रैकिया के साथ ही ना, मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारा फूड यहाँ से गया, अब तुम्हारा ईसोफेगस है और तुम्हारा लैरिंग्स है। खाना तुम्हारे ईसोफेगस में जाना है और लैरिंग्स भी साथ ही बैठा है, ऊपर से खाना आ रहा है, समझो, इमेजिन करो ऊपर से खाना गिर रहा है, ठीक है? ये मेरा लैरिंग्स है, ये मेरा ईसोफेगस है, जहां जो हमारी फूड पाइप होती है। अब ऊपर से खाना गिर रहा है, लैरिंग्स को क्या पता कि उसको ये नहीं लेना है, इसलिए जैसे ही हम सोलो करते हैं ना, तो लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है एक ऐसे करके ग्लॉटिस।
मतलब ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एपिग्लॉटिस का फ्लैप आ जाता है। एपिग्लॉटिस का फ्लैप जो है वो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कि प्रिवेंट करता है द फूड फ्रॉम गोइंग इनटू द लैरिंग्स व्हेन swallowing। तो उससे वो ईसोफेगस में ही जाता है, और लैरिंग्स के ऊपर हमारा एपिग्लॉटिस आ जाता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ओके, तो फिर मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई आता है। ट्रैकिया जो है बाइफरकेट कर जाता है। ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है bifurcates into primary bronchi at T5. Now what is T5? ये T5 क्या है? For those who know and for those who don't know, लोकोमोशन मूवमेंट में हम अच्छे से पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसमें पहले तुम्हारी सर्विकल बोन्स आती हैं, सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स आती हैं, फिर तुम्हारी थोरैसिक कॉलम की बोन्स आती हैं। तो उस थोरैसिक बोन में ना जो फिफ्थ है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां पे ये बाइफिकेट कर जाता है, और ये हम अभी 3D में देखेंगे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। समझ लो कि ये ट्रैकिया आया, और ये ऐसे प्राइमरी, ये ट्रैकिया है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? मेरे प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो ये तो आगे का सीन हो गया मेरा। अगर मैं पीछे की सीन की बात करूं, तो पीछे ना ये जो मेरी वर्टिब्रा है, तो यहाँ पर मेरा, अगर ये मेरा सारा थोरैसिक वर्टिब्रा चल रहा है, तो ये T5 पर यहाँ पर बाइफिकेट कर रहा है। अब समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है ना? तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। गर्मी लग रही है, इसी तो चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, व्हाट कैन आई डू? नथिंग। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, छोटे छोटे और पतले 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 होते रहते हैं ये। फिर आते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ना एक चीज होती है विच इज इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये क्या कह दिया? बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी बता देती हूँ। यहां तक इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, या कभी कभी टर्मिनल में भी कभी कभी हो जाते हैं वो, ठीक है। यहां तक आ जाते हैं हमारे इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे कि मैं यहीं पे अगर तुम्हें बना के दिखाऊं, अरे रे, एक सेकेंड यार, रेशो बिगड़ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, यहीं पे अगर मैं बना के दिखाऊं, ऑरेंज पेन से लिख रही हूँ, देखो ये ट्रैकिया है, यहाँ 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 ऐसे करके ना सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। जितनी मैंने बनाई है उतनी ही है। मतलब जैसे अगर ये मेरी रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढते ढूंढते ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। ये समझ लो, ये पूरा का पूरा एक मेरा ट्रैकिया है। तो ये इतनी सी रिंग होगी, आगे से कवर पीछे से नहीं, आगे से कवर पीछे से नहीं। क्यों पीछे से नहीं? ताकि एक तो जब वो फूले तो वो फटे ना, उसके पास स्पेस हो फूलने की। और है क्यों ये आधी रिंग भी? ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। अगर मेरे पास ऐसे पूरी का पूरा ट्रैकिया है, ऐसे मेरे पास पूरा पूरा ट्रैकिया है, और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ, तो अगर मैं सांस कर रही हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि इसको इस कार्टिलेजिनस रिंग ने पकड़ के रखा है कि भाई तू नहीं फट सकता। ना तो फट सकता है, ना तो कोलैप्स हो सकता है। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू सर्व द पर्सन विच यू आर बोर्न इन फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ओके। तो हमारे इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? मेक्स ट्रैकिया इनकोलैप्सिबल, मेक्स ट्रैकिया इनकोलैप्सिबल। ठीक है, इन डिस नॉन, कुछ भी लगा लो, ठीक है। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। फिर अब ये जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा ना, यहाँ दो टाइप के होते, दो टाइप के नहीं, मतलब दो स्टेजेस में बटे हैं ये। क्या क्या है वो है कंडक्टिंग रीजन, कंडक्टिंग रीजन एंड रेस्पिरेटरी रीजन, या रेस्पिरेटरी को ही हम एक्सचेंज
रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन बोल लो या पार्ट बोल लो। ठीक है, तो एक तो मेरा कंडक्टिंग रीजन है, एक मेरा रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज रीजन है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है मेरा क्या रहता है, कंडक्टिंग रीजन, कंडक्टिंग रीजन। और ये तीनों किस में आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं रेस्पिरेटरी रीजन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आएंगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा कंडक्टिंग रीजन कहलाएगा, और जो लास्ट के तीन मैंने लिखे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई, यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी, सॉरी मैंने पहले रेस्पिरेटरी बोल दिया ना, वो कंडक्टिंग रीजन होगा, और लास्ट के तीन में रेस्पिरेटरी रीजन होगा। ओके, अब ये जो लैरिंग्स है ना, साउंड बॉक्स, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। अब मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुम्हारा ये जो पूरा टेबल था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या है कि ये जो मेरा लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स, ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। कैसा बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। फिर ये जो मैंने तुम्हें इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स बताई, ये भी कार्टिलेजिनस है, और जो मेरा एपिग्लॉटिस है दैट इज आल्सो कार्टिलेजिनस। तो एपिग्लॉटिस जो है दैट इज आल्सो कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। अब समझो कि मैंने यहाँ से फूड swallow करा, जो मैंने समझाया था उसी को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने फूड swallow करा, यहाँ पर ना मेरे पास समझो ये मेरा ईसोफेगस है, O फॉर ईसोफेगस, O फॉर, अच्छा हो जाए आज जंग, O फॉर ईसोफेगस या फिर E फॉर ईसोफेगस, बताओ। अब मैं यहाँ पे O/E लिख देती हूँ, क्या पता मैंने ट्रिक करा हो स्टार्टिंग में, क्या पता ई से ही हो, यू नेवर नो। ठीक है इतना गंदा नहीं बना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी इतना गंदा बना ना। तो O/E, ईसोफेगस या फिर ईसोफेगस, और यहाँ पर है मेरा लैरिंक्स। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना। ठीक है, बस बहुत हो गया है मजाक आज का, चलता रहेगा, मतलब कभी भी एंड नहीं होते हैं मेरे फालतू जोक्स, जॉक्स जॉक्स का पिटारा है मेरे पास। कॉन्सेंट्रेट। ठीक है तो फूड swallow करा, अब मैं भी बैठी हूँ, मेरे साथ लैरिंग्स भी बैठा है, वो कह रहा है भाई किसको लेना है फूड, किसी को पता ही नहीं है लेना किसको है। तो फटाफट से जैसे ही मैं स्वलो करना, स्वलो में, च्यू में नहीं, स्वलो में जब होता है, तो ये जो ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस यार, एपिग्लोटिस फ्लैप है, ग्लोटिस पार्ट है, और ये एपिग्लोटिस अपने आप को बंद कर देता है। You cannot enter food, it is not your area is by my side which is esophagus, OE या फिर E। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द फूड, ये लिखो, टू एंटर इनटू लैरिंग्स। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू लैरिंग्स। ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है और ये इलास्टिक होता है। क्या होता है, विच इज इलास्टिक। ओके जी, अच्छा अब ट्रैकिया मैंने तुम्हें बता दिया था, फिर भी एक बार इसको हम प्रॉपरली नोट्स में लिखेंगे कि ट्रैकिया जो है इट एक्सटेंड्स अप टू मिड thoracic cavity, and trachea then bifurcates into primary bronchus at बताओ जल्दी, T5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, at T5। ओके जी, वहां पे ये बाइफिकेट कर जाता है। अच्छा,
इसका भी एक बार हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। बिल्कुल सुंदर सुंदर डायग्राम से भरा होना चाहिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, जो मुझे ऐसा लगता है। और जिसको ऐसा नहीं लगता ना, फिर तो बस ये है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है बायो में ना, फिर तो मैथ्स ही ले लेते हैं। मेरे मैथ्स में 10th क्लास में फुल आए थे, तब भी आई टुक द डिसीजन ऑफ टेकिंग पीसीबी। नॉट दैट मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे मैथ्स से डर लगता था, इवन दो आई स्कोर्ड फुल इन 10th क्लास, लेकिन फिर भी वो एक फोबिया तो होता ही है मैथ्स का। और मुझे बायो में इंटरेस्ट भी था प्लस, तो इसलिए आई टुक पीसीबी। स्टोरी टाइम बीच बीच में चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर ये क्या है, पीछे से T5 लेवल है, ये T5 में 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब हमने लास्ट में लिखा एल्वियोलाई। वैसे तो हम काफी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्वियोलाई क्या चीज है, लेकिन भाई साहब आई कांटेक्ट, गाने नहीं गाते, पढ़ते हुए, ठीक है। थिन है, बिल्कुल वैस्कुलराइज्ड बैग है ये, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, एंड इरेगुलर है। तो अगर मैं इसको बना दूं थोड़ा सा नहीं, पूरा सही ऐसा सा है, और बिल्कुल वैस्कुलराइज्ड कि इसमें प्रॉपर सारी आर्टरीज और वेन्स इसके थ्रू ही जा रही हैं। तो ये मेरा एल्वियोलाई हो जाता है, ठीक है। अब तो तुम्हें इतना समझ आ गया कि रेस्पिरेशन क्या चीज है भाई। मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपना नाक पकड़ लो और जब तक क्लास एंड ना होए तब तक पकड़ के रखो, तो इज इट पॉसिबल? नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना वाइटल ऑर्गन है लंग्स, उसको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास होता है रिब केज। यार आई एम नॉट एबल टू सिट कंफर्टेबली यार, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिब केज होता है। वो तो हो गया कि वो पूरे थोरेसिक कैविटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऐसे रिब केज पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से, हर जगह से। लंग्स के लिए अलग से क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। आ जाओ, तो हम बात करते हैं कि लंग्स आर वेरी वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या है, सबसे पहले जो हमारी लंग्स होती है ना, लंग्स जो है हमारी कवर्ड विद, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड प्लूरा। और ये कौन सी हैं, दो डबल लेयर्ड कौन सी रहेंगी, एक तो रहेगी विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, एक रहेगी पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और बीच में जो आ जाता है ना, इतना पार्ट जो बीच में आता है इनके दो प्लूरास के बीच में, वो क्या होता है, वो होता है पेराइटल फ्लूइड। अभी डायग्राम में दिखाऊंगी, अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, पेराइटल फ्लूइड। जो विसरल प्लूरा है ना, वो इनर साइड है, यानी कि एसोसिएटेड विद लंग्स, एसोसिएटेड विद लंग्स। और ये आउटर साइड पे है, तो ये ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में किसके है, थोरैसिक कैविटी के, ठीक है। तो ये विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा तुम्हारी दो डबल लेयर्ड प्लूरा है। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड के फंक्शंस क्या हैं, इट अवॉइड्स फ्रिक्शन। दो अगर तुमने लेयर बिठा दी है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होके वो फट सकती हैं यार। तो इसको हम कर देंगे कि ये क्या कर रहा है, अवॉइड्स friction and also acts like
शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये दो इसके मेन फंक्शंस हो गए। ठीक है, ओके जी। अब हम आ जाते हैं रिब केज पे। रिब केज पे, रिब केज कैसे बन रहा है? तो सबसे पहले रिब केज में हमारे पास डोर्सल पार्ट पे तो है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल पार्ट पे है स्टर्नम, स्टर्नम जो है ना, ये डैगर लाइक बोन होती है, डैगर लाइक ऐसी सी, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे अगर तुम फेल करोगे, यहाँ पे बहुत एक हार्ड सी, बोन्स आर हार्ड ओनली, बट ऐसी सी ना, ये ऐसी सी बोन होती है। ठीक है, फिर लेटरली यानी कि साइड्स पर क्या आ जाती हैं? रिब्स। और नीचे की साइड पर यानी कि बिलो आ जाता है हमारा डायफ्राम। मैं कभी डायफ्राम की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं हुई हूँ, पहली बार हुई हूँ आज। ओके, नहीं हुई हूँ, आती है मुझे। ठीक है, डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम को समझा देते हैं थोड़ा। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स। पूरा अभी जो मैकेनिज्म आएगा ना ब्रीदिंग का, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है ब्रीदिंग में। मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल। तो रिबकेज है ये। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे से लॉक कर दिया गया है, अच्छे से बंद कर दिया गया है। डोर्सल साइड यानी कि आगे पीछे वाली साइड जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, आगे वाली साइड स्टर्नम रहेगा विच इज अ डैगर लाइक बोन, और लेटरली साइड्स में तुम्हारे रिब्स आ जाएंगे और नीचे डायफ्राम आ जाएगा। तो इससे हमारे लंग्स पूरे अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं रिबकेज से। ठीक है जी, अब आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डायग्राम। ये है वो डायग्राम जिसमें हम अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ समझा रही हूँ, फिर अब इसके बाद हम 3D देखेंगे। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद वी विल हैव द 3D। नहीं, इसको कंप्लीट करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, 2-4 पॉइंट्स। सिर्फ 5-7 मिनट में और हम 3D देखेंगे। फिर हमारा कुछ 5-6 मिनट का ये एक और टॉपिक बच जाएगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एंड में है चैप्टर के, बट वो मैं अभी करा रही हूँ ताकि, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, तो मैंने कहा क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो हम छोटा सा टॉपिक इसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पर आधा घंटा, जितनी क्लास हुई है उतना में और कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे की तो क्लास बनती है यार, इससे कम क्या पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लैरिंक्स। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास ट्रैकिया। ये पूरा हम लंग्स का समझ रहे हैं कि कैसे लंग्स बिछी हुई हैं हमारी बॉडी में। हमेशा याद रखो, मैं आई एम लेफ्ट हैंड पर्सन, तो लेफ्ट से मैं राइट पे लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ तो वो राइट है, मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट लंग है, राइट हैंड लेफ्ट लंग है। ये हमेशा याद रखना, नेवर राइट इट एज एल एंड आर, इट इज ऑलवेज राइट ऑन द साइड ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ योर राइट हैंड। ओके, ये ट्रैकिया है और यहाँ पर ये T5 पर बाइफिकेट कर गया। ठीक है, और ये क्या है अब? प्राइमरी ब्रोंकस, दोनों छुचू निकले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स भी होती हैं। जी हाँ, क्यों नहीं होंगी। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो बाहर वाली लेयर है मेरी, ये है पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली लेयर है ये है विसरल प्लूरा। क्या है? विसरल प्लूरा। ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता अगर मैं इसको यहाँ पे बनाती, इसलिए मैं बना के लेके आई हूँ। लेकिन डू नॉट मिस इट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चीजें क्लियर करने वाला डायग्राम है ये। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल
फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो येलो 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 पार्ट दिख रहा है ना हमें बीच में, दिस इज मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम, बीच के पार्ट को मीडियास्टिनम बोलते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये है मेरा थाइमस ग्लैंड, जो हम लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। और ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये है हमारा हार्ट, जो पता नहीं तुम्हारा किसके लिए धड़क रहा है, ठीक है। हार्ट है ये। और हार्ट में ना अगर तुम देखो यहाँ पर, हार्ट जो है, ये पार्ट जो आ रहा है हार्ट में, ये छोटा सा अंदर की तरफ कर रखा है, यानी कि हार्ट ने ना अपनी लेफ्ट लंग के पास जगह बनाई है कि भाई मुझे जगह दे दे। तो ये पार्ट क्या आ गया, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी जगह बनाई हुई है लेफ्ट लंग में, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है ना, चलो मैं एक बात बताती हूँ, याद रखना टॉपिक, ये बात याद रखना कि हमारा कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ अभी तुम्हें, ठीक है। अब ये जो तुम्हें लाइनें दिख रही है ना, तुम देख सकते हो कि मैंने राइट लंग में तो 2 लाइनें बनाई है, लेफ्ट लंग में सिर्फ 1 लाइन बनाई है। क्यों? वाई 2? क्योंकि ऐसे ही होता है। ये जो पिंक वाली लाइन मैंने, अरे यार बड़ा खुचड़ मुचड़ हो गया है ना, कोई नहीं। ये जो लाइन मैंने पिंक वाली यहाँ बनाई है ना, तुम साथ साथ समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए डायग्राम बनाना इजी है, बाद में मत बनाना, साथ साथ बनाओ, ठीक है। ये जो पिंक वाला लाइन मैंने बनाई यहाँ पर, ये वाली लाइन, तो तुम्हें दिख रहा है कि ऑब्लिक सी है। ऑब्लिक मतलब टेढ़ी लाइन जो हम खींचते हैं उसको हम ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एड्रेस में होता है, जैसे मैं अपना एड्रेस बताने वाली थी, जैसे मतलब A/23, तो ये स्लैश जो लिखते हो वही ऑब्लिक है, तो ये इसका नाम क्या हो गया, ऑब्लिक फिगर। मैम फिगर क्या होता है? फिगर मतलब कट होता है, प्लीज इग्नोर फॉर वट एवर बचकानी हरकतें आई एम डूइंग, ठीक है। फिगर मतलब कट, कट, ठीक है, यही होता है फिगर। हॉरिजॉन्टल फिगर, क्योंकि दिख रहा है भाई हॉरिजॉन्टली कट है। लाइट चली गई है, एसी बंद हो गया और मेरी हालत खराब हो रही है, और यहाँ पे हमें फिर से दिख गया कि ऑब्लिक फिगर है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखो, इजीली पता लगेगा। हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक नहीं पता क्या तुम्हें क्या होता है? पता है ना इतनी बात तो, कि हॉरिजॉन्टल क्या है, ऑब्लिक क्या है। अच्छा, अब इन फिजर्स ने कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट नहीं, डिवाइड कर दिया है हमारे लंग्स को लोब्स में। किसमें? लोब्स में। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आ जाता है मेरा सुपीरियर लोब। क्या? सुपीरियर लोब। और ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है मेरे इंफीरियर लोब में, इंफीरियर लोब में। सिमिलरली यहाँ मेरा सुपीरियर लोब, यहाँ मेरा इंफीरियर लोब। तो अब खुद दिमाग लड़ा लो, बीच वाला क्या होगा यार, मीडियम सा बीच में है, मीडियम लोब, ठीक है। सब डन हो गया, बस ये डायफ्राम है तो ये लिख लो, डायफ्राम विच इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डन, डन 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 डन। अब कुछ फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, पहले लिख रही हूं मैं, फिर सब कुछ बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, तो लेफ्ट लंग जो है ना, लेफ्ट लंग इज लॉन्गर देन द राइट लंग, देन द राइट लंग। क्यों? रीजन क्या है इसका? प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच इन लेफ्ट लंग, इन लेफ्ट लंग, ठीक है। फिर हमने, मैं अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाया था कि यहाँ तक मेरा कंडक्टिंग रीजन है। अच्छा, अगर मेन पार्ट जो है मेरा चेंज का, वो रेस्पिरेटरी रीजन में हो रहा है, कि मेरा एक्चुअल जो O2 CO2 का चेंज है वो रेस्पिरेटरी रीजन में होगा, तो उससे पहले इतना सब कुछ हमने क्यों लिखा? इतना सब क्यों है? अगर पास ही करनी थी तो सीधा ट्रैकिया को खोलते वहां पे। नहीं, बट
इस कंडक्टिंग रीजन के भी ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हम लिख रहे हैं फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग रीजन। क्या फंक्शंस है इसके? पहला फंक्शन तो यही कि ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, क्या कि ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को हमारी बॉडी के अंदर लाता है। फिर ये फिल्टर करता है फॉरेन प्रोडक्ट्स, फिल्टर्स आउट द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन बोले तो यूएसए नहीं, कनाडा नहीं, सिंगापुर नहीं, फॉरेन बोले तो हमारी बॉडी के बाहर के पार्टिकल्स, हमारी इंडिया के बाहर के पार्टिकल्स नहीं, ठीक है। फिर ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। और क्या करता है ये? टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाता है एयर को। समझ लो हम कश्मीर में पहुंची हूँ मैं, बिल्कुल ठंड है, मैं साथ साथ मैगी खा रही हूँ और मेरे नाक में इतनी ठंडी ठंडी हवा जा रही है, बिल्कुल स्नो वाली हवा, स्नो वाली हवा मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ठंडी हवा। और साथ में मैं मैगी खा रही हूँ गरम गरम, वाह मजा आ गया। एनीवे ठीक है, तो वो ठंडी ठंडी हवा क्या मेरी लंग्स तक इतनी ठंडी ही जा रही है, तो हमें सिर्फ बाहर क्यों ठंड लग रही है, हमें तो अंदर के ऑर्गन्स में भी ठंड लगनी शुरू हो जानी चाहिए ना। पर ऐसा नहीं होता है, यही काम है हमारे कंडक्टिंग रीजन का। इतना जो हमारा कंडक्टिंग रीजन रहता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, वो एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाते हैं। आई अब बात समझ? ओके जी। हाँ, और अब एक छोटी सी बात है जो कि हमारे आगे के टॉपिक्स में एक इम्पोर्टेंट जो कि हमारे आगे के टॉपिक्स में एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी। वो ये है कि जो थोरैसिक चैम्बर है ना, थोरैसिक चैम्बर की जो एयर वॉल्यूम है, थोरैसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें अगर कोई चेंज आता है तो इसकी वजह से ना पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज आता है। पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। अब पल्मोनरी मतलब लंग्स की वॉल्यूम, लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उसकी जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। बात ये आती है कि क्यों हमने ये बात लिखी। ये जो प्रिंसिपल है ना, यही हेल्प करता है, क्योंकि हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड डायरेक्टली। मैं कहूं कि लंग की वॉल्यूम बढ़ा या घटा दो, नहीं कर सकती मैं डायरेक्टली लंग पे, मेरा कंट्रोल है ही नहीं, मेरी बॉडी का कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट लंग पे। मैं नहीं कह सकती कि लंग पे चक लंग फूल नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो हम थोरैसिक चैम्बर को कहते हैं कि भाई फूल, तो उसके साथ साथ लंग्स में भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें चेंज आता है और वो भी फूलता है। फिर हम थोरैसिक चैम्बर कहते हैं पिचक, तो वो भी लंग्स भी पिचकते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम लेकिन हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है। ओके जी। अब इसके बाद ना एक आता है हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन कंप्लीटली एनसीईआरटी है, हम वहीं से पढ़ेंगे। और बोलो तो मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, ठीक है। रुको, मैं वहीं अटैच कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये बिल्कुल हमें एनसीईआरटी का ही पढ़ना है, सेम लाइनें आती हैं और मैं सेम क्वेश्चन भी लाई हूँ, पीवाईक्यू नहीं था इसका ना, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ये बिल्कुल सीरीज याद करनी होती है हमें। सबसे पहले क्या होगा? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वहां तक एयर पहुंच रही है, लंग्स जो है वहां तक एयर पहुंच रही है, विच इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। जिससे कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन,
जिससे हमारी जो बाहर की एयर है उसको मैं अंदर ले रही हूँ, और CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ये पहला स्टेप क्या हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन का। अच्छा, ये अंदर बाहर तो हो गया, फिर हम बिल्कुल एल्वियोलाई पे चले जाओ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन ना इतनी पतली होती है कि उससे O2 CO2 कर सकते हैं। क्या पास यार, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड से। तो देखो समझो, सबसे पहले मेरे अंदर एयर आ रही है, ठीक है। मेरे अंदर एयर आई, गई 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 एल्वियोलाई तक पहुंची। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया स्टेप, पल्मोनरी वेंटिलेशन का हो गया कि मैंने लंग्स तक जो है, ये रफ पेज है ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन का हो गया कि मैंने अपना लंग्स तक एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर की एयर पहुंचा दी, ठीक है। उसके बाद ये जो एल्वियोलाई आता है, यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस क्या आ जाता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो O2 यहाँ से बाहर जाता है और CO2 यहाँ पे अंदर आता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन से CO2 फिर से बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो O2 अंदर आया, यहाँ मेरे पास ब्लड है। एक्चुअली वो एल्वियोलाई के ऊपर ही आर्टरीज होती है, वहीं से होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट सिंपली सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसे बता रही हूँ। तो O2 जो है वो आया, अब वो ब्लड में जाना है उसे, तो ये O2 जो है ये ब्लड में जाएगा, मतलब ये ब्लड वाली कोई आर्टरी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और ये जो ब्लड है ये कहीं 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 जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यूज में डिफ्यूजन होगा, यानी कि यहाँ से तो तुमने उठा लिया कि लंग्स से तुमने O2 उठा लिया, अब जाओ तुम दो उसको और उन लोगों को, हार्ट को दो और ऑर्गन्स को दो, और जो CO2 वापस आया है लंग्स में उसको बाहर निकालो। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और अब क्या होता है, चलो ये प्रोसेस भी हो गया, बिल्कुल ब्लड के टिश्यूज और ब्लड के सॉरी बॉडी के टिश्यूज तक हमारे O2 CO2 पहुंच गया। अब क्या होगा, अब यूटिलाइज करेंगे ना उस O2 को। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2। कैसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। किसकी, रेस्पिरेशन की। और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 विच इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डेल्ट इन चैप्टर 12 रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ठीक है। आ गया आप समझ, बिल्कुल अच्छे से। फिर से एक बार रीड करो, अच्छे से आ जाएगा। मैं समझा देती हूँ फिर से। सबसे पहले हमारे अंदर एयर गई विच इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद एल्वियोलर लेवल तक पहुंची लेयर और वहां से डिफ्यूजन हुआ O2 CO2 का। अब वहां पर जो पूरे एल्वियोलाई ने घेर, सारे आर्टरीज वेन्स ने ब्लड वेसल्स ने घेरा हुआ है एल्वियोलाई को, उन्होंने बाय डिफ्यूजन ओनली O2 CO2 वहां से लिया, O2 लिया CO2 दिया, ठीक है। और O2 जो उन्होंने लिया, अब वो उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू ब्लड, मतलब ब्लड में तो चला गया, अब जाएगा हार्ट में और ऑर्गन्स में जाएगा, और वो जो ऑर्गन्स हैं वो O2 लेकर उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन में ही पढ़ेंगे। प्लांट्स का पढ़ेंगे, ये ह्यूमंस का है, ठीक है। और जो CO2 है वो यही हमारे जो टिश्यूज और ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं वो CO2 देंगे, वही ब्लड से आएगा और एल्वियोलाई वाले ब्लड वेसल्स तक जाएगा, वहां से CO2 डिफ्यूज होएगा इनटू द एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई वापस उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू भेज देगा आउट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, बहुत इजी है ये, बिल्कुल रीड करने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। अब आ गया है टाइम 3D व्यू का। 3D व्यू रेडी, बिल्कुल हमारा सब डन हो चुका है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है टॉपिक, इसके बाद में पढ़ाती हूँ, ठीक है। आओ 3D व्यू देख लेते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा नाक आ गया, नाक की बोन आ गई, ठीक है। यहाँ तुम्हारी नेजल कैविटी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, दिस इज योर नेजल कैविटी। क्या है, नेजल कैविटी है, ठीक है। फिर ये पार्ट जो है ये मेरा आया फेरिंग्स, पहले क्या आया, फेरिंग्स आया। उसके बाद इसको भी हटा दूं जरा, ठीक है। ये फेरिंग्स के बाद ना मेरा यहाँ हाँ हाँ, ये पीछे होता है थायराइड ग्लैंड के, विच यू डू नॉट नीड टू लर्न।
ठीक है, ये मेरा फेरिंग्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पार्ट मेरा लैरिंग्स आ गया, ये मेरा एपिग्लोटिस आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया ईसोफेगस, ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप, ठीक है, और ये जो है ये मेरा ट्रैकिया आ गया, ये मेरी पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। अब फिर से देखो, ये मेरा नेजल कैविटी हो गई, नेजल बिल्कुल एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, फिर क्या आता है हमारा फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के नीचे हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट है, ये जो लैरिंग्स है जो हाईलाइट कर रही हूँ ना वो देखना, ये लैरिंग्स है, ठीक है, फिर ये मेरा एपिग्लोटिस है, ये मेरा ईसोफेगस है, ये मेरा ट्रैकिया है। अब देखो ट्रैकिया को बाइफिकेशन भी दिखा दिया, ये प्राइमरी ब्रोंकस है और ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकस है, ठीक है, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। अब देखो कि ये कहाँ बाइफिकेट कर रहा है, इसमें ना थोड़ा सा इशू है, ये T4 पे बाइफिकेशन दिखाता है, लेकिन हमारी बुक में T5 लिखा है, तो एनसीईआरटी जय माता दी, ठीक है, ये देखो दिस इज T1 जो मैं कर रही सेलिब्रेट, मेरे दिमाग ना मुझे कुछ अलग ही वर्ड्स देता है जो बिल्कुल यूज नहीं होने होते हैं, ठीक है, जो मैं शो कर रही हूँ T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4 और ये है T5। तो तुम देख रहे हो वैसे तो ये ओरिजिनली T4 पे होना चाहिए, भाई ये T5 पे हो रहा है, ठीक है, पर हमें T5 ही याद करना है। तो तुम देखो ये मेरा ट्रैक क्या है, मेरा ट्रैक क्या T5 पर, ऐसे देख लो T5 पर ये बाइफिकेट कर रहा है। अब समझ आ गया, दिस इज अ होल ऑफ योर, अभी हमें ये नहीं पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा वैसे भी कटा है, ठीक है, तो ये हमने 3D व्यू भी देख लिया। अब एक काम करते हैं हम कि अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है बस, अगले 15 मिनट में क्लास खत्म, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। आओ शुरू करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तुम देखो, हम नॉर्मल सांस में तब से क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मैं सांस ले रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कि आई एम ब्रीदिंग, ये अब मैंने तुम्हें दिखाया, अब मैंने वॉलंटरी करा है, तो एक ब्रीदिंग ऐसी चीज है जो हम इनवॉलंटरी भी कर सकते हैं और वॉलंटरीली भी कर सकते हैं। तो बात सुनो कि यहाँ पहले बात तो ये है कि इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, regulated by नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ब्रीदिंग है हमारी, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में कर रही हूँ, वो तो वॉलंटरी सॉरी इनवॉलंटरी है ना, मैं सोच के नहीं कर रही हूँ कि मुझे सांस लेनी है, वरना तो यही करते रह जाओगे और तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे। अब अगर मैं फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रही हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज करते हुए मुझे पता लग रहा है कि बड़ी शॉर्टेज हो चुकी है मेरे लंग्स में सांस की, मतलब O2 की ना, तो मैं, हम रुक जाते हैं एक्सरसाइज करते करते कि हाय सांस तो लेने दो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, वॉलंटरी ब्रीदिंग, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ना न्यूरल सिस्टम के काफी सारी ऐसे पार्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहले है हमारा RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, हम सबकी लोकेशन लिखेंगे फिर उसका फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसका लोकेशन क्या हो जाएगी, दिस इज प्रेजेंट नियर मेड्यूला, एक्चुअली मेड्यूला इसकी लोकेशन है, एंड दिस इज द प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ठीक है। तो RRC हमारी प्राइमरी साइट हो गई, लेकिन अभी मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे तुम्हारे अपने घर के जो एनवायरनमेंट है ना तुम्हारा, उससे तुम रिलेट कर पाओगे। फिर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, तो P फॉर न्यूमो, N फॉर न्यूमो नहीं, P फॉर न्यूमो, तो P फॉर न्यूमो की लोकेशन क्या हो जाएगी, P फॉर पॉन्स, P फॉर पॉन्स। फिर
ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है किसको, आरआरसी को। तो एक्चुअल में ये हुआ हेड, लिख तो दिया हमने प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ये रेगुलेशन करता है, लेकिन उसका भी जो हेड है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सब एनसीईआरटी में है। इस तरीके से लिख दोगे ना तुम एनसीईआरटी से जितना नोट माय पॉइंट। रुक जाओ, अभी इसको रोक दो, यहीं दिखा देती हूँ मैं तुम्हें कि ये कहाँ लिखा है, एंड आई चैलेंज यू, यहाँ जो लिखा है ना, मुझे इसको यहीं से लर्न करके बताओ। इधर तो तुमसे याद नहीं होगा, होगा तो ट्रिपल या डबल टाइम में तुमसे याद होगा, और वो भी कच्चा पक्का। और यही अगर तुम ऐसे लिख लो ना टेबल फॉर्मेट में कि हाँ पहला ये है, फिर उसका लोकेशन ऐसे मेंशन नहीं है कि इसकी लोकेशन ये, उसकी लोकेशन ये मैं खुद से लिखवा रही हूँ, तो तुम्हें पता लगेगा कि हर एक की लोकेशन भी गिवन है, जो कि तुम इग्नोर कर सकते हो बाय रीडिंग एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, और ये ब्रीदिंग को ना फास्ट और शैलो बनाता है, फास्ट एंड शैलो। फिर आता है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, इसकी लोकेशन कहाँ आती है, ये आता है आरआरसी के एडजेसेंट, मतलब ये मेड्यूला के पास से आता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये H प्लस एंड CO2 से सेंसिटिव है, विच मीन जैसे ही CO2 या फिर H प्लस इसको दिखा कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई है, तो ये क्या करता है, गिव्स सिग्नल टू आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल दे देता है। ऐसा ही है हमारा एक और फोर्थ एंड लास्ट वन, बस टॉपिक कंप्लीट है ये वाला तुम्हारा। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आर्टरीज में, लोकेशन कहाँ आ जाएगी इसकी, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, इसका भी सेम काम है, ये भी H प्लस और CO2 के सेंसिटिव है, और जैसे ही इसको दिखता है कि कुछ चेंज है तो ये एकदम से आरआरसी को दे देता है। बिल्कुल क्लियर है, इतना ही था तुम्हारा टॉपिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बात और जो तुम लिख सकते हो वो ये है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि O2 का रोल, जैसे अगर मैंने ऑक्सीजन इंक्रीज कर दी तो मेरा ऑक्सीजन अगर इंक्रीज कर दी तो जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है और किस एफिशिएंसी से रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी ही ये लिखती है कि रोल ऑफ O2 is quite insignificant in the process of, या फिर in the regulation of respiration, in the regulation of respiration। ठीक है, दैट इज इट, हो गया, आज का इतना ही है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, फिर से अब हम इसको अब याद करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा आधा काम मैं कम कर दूं, जब तुम नोट्स खोलो तो तुम रीड कर रहे हो, याद ना कर रहे हो। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमारे न्यूरल सिस्टम से होता है, हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं तो वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जब हम सोच रहे हैं कि हमें ब्रीथ करना है तो वो वॉलेंट्री हो जाता है, वैसे हमारा वो इनवॉलेंट्री ही रहता है। ठीक है, आरआरसी जो है, चार हमें पढ़ने हैं जहां पर हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है। सबसे पहले आता है आरआरसी, विच इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसकी लोकेशन मेड्यूला में होती है और ये प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम है। तो एक्चुअली ना ये पापा है, समझना भी क्या कह रही हूँ। ठीक है, फिर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसकी लोकेशन पॉन्स एरिया में है, हमारे ब्रेन में होते हैं सारे एरिया, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब कुछ हमारे ब्रेन में है। ठीक है, ये आ जाती है हमारी मम्मी,
भाई तुम कुछ भी कर लो, मम्मी घर की हेड है, जो मम्मी कहेंगी होना वही है। पापा तो बस मम्मी के कहने पे चलते हैं, है ना? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो मम्मी है। लोकेशन पॉन्स है, मॉडरेट्स आरआरसी, यानी कि इसके हाथ में है कि आरआरसी ने कैसे करना है। और ये इसका और जो है फंक्शन वो है कि ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देती है, ये डिक्रीज है, ठीक है? यानी कि मैं कितनी स्पीड से या कितनी डेप्थ से सांस ले रही हूँ, उसको ये डिक्रीज कर देती है। और ब्रीदिंग को ये जैसे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तब हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया आरआरसी के पास ही होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया और रिसेप्टर्स इन आर्टरीज का सेम है, बस लोकेशन डिफरेंट है। CO2H+ बड़ा दोनों में, तो वो फटाफट से जाएंगे, पापा को कंप्लेन करेंगे, पापा के हाथ में ही है सब, पापा ही करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन किसके कहने पे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के कहने पे। सिग्नल कौन देगा? कीमोसेंसिटिव एंड रिसेप्टर। तो ये दोनों क्या हो गए? बच्चे हो गए। बच्चे की स्पेलिंग, ये हो गए बच्चे, ठीक है? ओके। और रोल ऑफ ओटो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल हमें दिखता है, ठीक है? ये मैंने बिल्कुल लर्न करा दिया तुम्हें। अंदर जाएगा, एल्वियोलर एक्सचेंज होएगा, फिर ब्लड में जाएगा, डिफ्यूज होगा, फिर हमारे टिश्यू लेवल पे जाके डिफ्यूज होगा, और फिर हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस उससे शुरू होगा, ठीक है? ये देखो, यहाँ देखो, अब लेफ्ट लंग इज लॉन्गर देन द राइट लंग। अब इसको मैंने तुम्हें समझाना था। ये है मेरा किट्टू, ये मेरा ही है, किसी बच्चे का नहीं है, ठीक है? तो इसका नाम मैंने किट्टू रखा हुआ है, शायद नाम लिखा भी था मैंने इसका कहीं, ये देखो, ये लिखा है इसका नाम किट्टू, ठीक है? अब इसका हम समझ लेते हैं, ये इसका जो लेफ्ट हाथ है ना, ये इसकी लेफ्ट लंग है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे एक नॉच बना रही हूँ, तो तुम यहाँ पे देखो, अभी ये इतना लॉन्ग है, ठीक है? अच्छे से देखो, अभी ये इतना लॉन्ग है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉच बनाया, समझो यहाँ पे हार्ट आ गया है, तो इसकी जो इसकी लेंथ है वो लंबी हो गई, ठीक है? अभी ये इतना है, अभी यहाँ तक आया है ये, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉच बना दिया, तो इसकी लेंथ जो है वो लंबी हो गई। ऐसे ही हमारे लेफ्ट लंग के साथ होता है। ओके, बाय किट्टू, होने वाली है मेरी क्लास, फिर तुम्हें पूरा टाइम दूंगी, ठीक है? तो हमारी लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग से थोड़ा सा लंबा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच, जो उसको लंबा कर रहा है। कंडक्टिंग रीजन के फंक्शन क्या है? एयर को ट्रांसपोर्ट करना, ह्यूमिडिफाई करना एयर को, फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर धकेलना। और ये जो नोज के एयर का वैक्सिंग आजकल शुरू हो गई है ना, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाएंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर, विच इज वेरी हार्मफुल। तो नोज, ये इंटरनल हेयर जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट तो होगा ना उनका, कुछ ना कुछ वो हेल्प कर रहे होंगे, इसलिए तो है, ठीक है? फिर टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, बॉडी टेम्परेचर पे ये लाते हैं। और थोरैसिक चैम्बर, ये हमारा आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम कल करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर हमारी लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा होता है, जिसके बीच में पेराइटल फ्लूइड होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर और फ्रिक्शन डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है? और हमारा रिब केज डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, साइड्स या लेटरली पे रिब केज से, और नीचे से डायफ्राम से पूरा बंद है, ठीक है? और सब तो तुम्हें हो ही चुका है याद, और सब मैंने तुम्हें बता दिया है। बड़ी इजी सी चीज है, एक बार रीड करोगे अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगी। आ जाओ एनसीईआरटी पे। सबसे पहले हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ही पढ़ लेते हैं, खुला हुआ है तो यही पढ़ा देती हूँ, ठीक है? ओके जी। हम्म ह्यूमन बींग्स, थोड़ा मोटा हो गया। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, मैंने लिखवा दिया कि न्यूरल सिस्टम करता है ये। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आरआरसी कहाँ था हमारा? पता है मुझे, मेडुला में था यार। वो क्या करता है? प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, तो ये तो पापा है हमारे, ठीक है? अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, कौन सा सेंटर है वो? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? पॉन्स रीजन में है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। मैंने बताया एक्सरसाइज करते हुए ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि तब ना तुम्हें जल्दी जल्दी O2 की नीड होती है, ज्यादा नहीं, और जल्दी जल्दी नीड होती है, ऐसे देखो, तो तुम्हें जल्दी चाहिए यार, इसलिए ये
ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, कि तुम जितनी जल्दी ले रहे हो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में ऑल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द आरसी। अब आरआरसी के साथ ही हमारा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर थर्ड बिल्कुल रफ है, ये मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में लिखवा चुकी हूँ नोट्स में। ठीक है, तो यहीं पे आ जाता है हमारा क्या, कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि CO2 और H+ के सेंसिटिव है। जैसे ही CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो वो एक्टिवेट कर देता है सेंटर को, जिसकी वजह से वो सिग्नल भेज देता है आरआरसी, ताकि वो नेसेसरी ऑल्टरेशंस कर पाए। फिर receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+, सेम उसका ही जैसे। ठीक है, और फिर सिग्नल भेज देता है आरआरसी पे। अब ये देखो यहीं पे लिखा है, मैंने कहा था एनसीईआरटी की लाइन है, झूठ नहीं बोलते हैं हम। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, डन 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 डन, आ जाओ 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 फटाफट फटाफट। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lip. ठीक है, इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज, यानी कि पहले नोस्ट्रल्स आए, क्या नाक बनाया है मैंने। ठीक है, फिर नेजल पैसेज आया, फिर चैम्बर आया, तो तुम देख रहे हो इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, यानी कि नोस्ट्रल से नेजल चैम्बर आता है थ्रू नेजल पैसेज। ठीक है, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, पहले क्या आएगा फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नोट्स में लिखवाया है मैंने कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज। ठीक है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, यानी कि फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। पहले फेरिंग्स लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, and hence called the sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap which is called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. बिल्कुल अच्छे से एक ही बात को 3-4 डायग्राम बना के एक्सप्लेन करा मैंने। Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity, लिखवाया हुआ है नोट्स में, which divides at the level of fifth thoracic, T5 लिखवाया हुआ है, 2 नहीं 3 नहीं बार, काफी बार लिखवाया है, उससे ज्यादा बार बताया है। ठीक है, और मैंने डायग्राम में भी वो 3D में भी बताया। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में बाइफिकेट कर जाता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है हमारा कंडक्टिंग रीजन है। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इनिशियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, C-shaped cartilaginous rings होते हैं। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular walled vascular bag-like structure called alveoli। ये alveoli जब मैं लिखवा रही थी, ये तीनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, सब कुछ नोट्स में है, एनसीईआरटी छपी हुई है नोट्स में। ठीक है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli comprise the lungs। तो ये सब कुछ जो तुम्हारा प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके alveoli तक है, वो सब कुछ लंग्स का पार्ट है। ठीक है, दो दो हमारी कवर्ड, दो लेयर से कवर होता है हमारा लंग्स, विच इज डबल लेड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, इट इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, जबकि alveoli और सारा respiratory या exchange part है। जो conducting part है उसके ये सारे के सारे मैंने तुम्हें उसके functions लिखवा दिए थे, 4 functions। Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ठीक है, फिर lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ये भी बता दिया, dorsally vertebral column, ventrally sternum, laterally ribs and on the lower side dome shaped। और ये जो सारा सेटअप है ना, उसकी वजह से thorax में अगर मैं कोई भी चेंज लाऊं वॉल्यूम में, तो उससे मेरा पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इस अरेंजमेंट के, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो प्रिंसिपल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और ये मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया था डायरेक्टली। एनसीईआरटी डन, नोट्स डन, 3D व्यू डन, सब कुछ डन। आ जाओ पीवाईक्यूज करते हैं। ठीक है, ये है शायद 1990 का क्वेश्चन है, ये ऐसा ही है कुछ, मतलब पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आओ बताओ।
लंग्स आर एनक्लोज्ड इन, पढ़ो जरा, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं भाई, पेरिकार्डियम नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन, डायरेक्ट क्वेश्चन। इन मैन एंड मेमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, अभी जो पूरा टेबल मैंने बनवाया वो इस क्वेश्चन में काम आना है, ठीक है। नेजल कैविटी लैरिंग्स गलत, पहले फैरिंग्स लैरिंग्स, फिर से गलत। अब ये दोनों ऑप्शन में से मुझे डिफर करना है, ठीक है। देखो ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स या ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, यहाँ ये डिफर कर रहा है। तो हमें पता है कि ट्रैकिया के बाद ना पहले आता है ब्रोंकाई, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन fetus, दिस इज नॉट इंक्लूड, आई थिंक दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये रहने देते हैं, ठीक है? या कर लेते हैं, चलो आ ही गया है तो बता देती हूँ, ठीक है। यू नेवर नो, क्या पता यही आ जाए 2026 में। हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस हैज अ लोअर, बता देती हूँ मैं, जो हीमोग्लोबिन होता है ना फीटस का, वो O2 के ज्यादा एफिनिटी शो करता है देन द एडल्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट, यानी कि एडल्ट का हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन से अट्रैक्ट नहीं होता है जितना कि फीटस का होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू, ये मैं खुद से लाई हूँ। ये तुम बताओगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। दिस इज होमवर्क, बिल्कुल। ये तो हम, ये एनसीईआरटी की छपी छपाई लाइन है, तो इसको तुम करके लाओगे, ठीक है। या बता दूं, चलो बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बाद में पीवाईक्यूज फिर से करने ही है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम रीजन, नो, गलत है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, मेड्यूला में प्रेजेंट है, ये तो मेड्यूला, ठीक है। Chemosensitive area highly sensitive to CO2 and hydrogen ions, correct. Role of oxygen in the regulation of respiratory is quite insignificant, correct. Receptors associated with aortic arc and carotid artery can recognize changes in CO2 and H+, correct. Pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration and thereby, correct. तो हमारे 4 करेक्ट हो जाएंगे इसमें। कौन कौन से 4 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं, एक गलत है क्योंकि यहाँ पर ये मेड्यूला आना था, ठीक है। ये पीवाईक्यू है। वैसे इसमें जो एक तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, और जो बी और सी है वो हम आगे करेंगे, वो आगे के फर्दर टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद हो जाए सॉल्व, तो करके देख लेते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन, तो हमें ए का 2 चाहिए और सबको हम निग्लेक्ट कर देंगे, और ये हमारा एक सही आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं। डी प्राइमरी एक्सचेंज, डी का 1 एल्वियोलाई, डी का 1, ठीक है। अब ये देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, मैं इसलिए क्वेश्चन लाई हूँ, ये भी पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो बता दो, ये ए बी सी डी ई है, ये तो खुद करोगे, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल नोट्स का टिपा टिपा क्वेश्चन है, तो इसको खुद करना। ए बी सी डी ई है, और बताना है कि क्या स्टेप्स रहेंगे, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, या वॉट एवर, जैसे भी तुम्हारा आएगा वो बताना है, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी की सेम लाइन्स है, एनसीईआरटी की सेम लाइंस लिखी हुई हैं, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नन, आई थिंक वी आर डन विद एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज इट। तो हमने काफी अच्छा, मतलब काफी एफिशिएंटली आज कर लिया, 3D में भी देख लिया, पीवाईक्यू सब कुछ कर लिया, जितना इस टॉपिक में हो सकता है उससे ज्यादा ही करा दिया मैंने। और कब तक के क्वेश्चंस, 30-35 इयर्स के पीवाईक्यूज देख लिए, सब कुछ करा दिया। सो दैट इज इट।